and I am going to teach you the most important session, that is the important lakes of जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये लेसन इस तरीके से रहेगा, जो जो आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं जेके एसएसबी के एग्जाम्स में, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है लगेगा, क्योंकि आपको पता है मैं आपको बोलता भी हूँ किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका होता है, और दूसरा आपका क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन आपको बनता है जो इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया। तो आज का टॉपिक जो है लिस्ट ऑफ लेक्स इन इंडिया, जो भी लेक्स हैं इंडिया के अंदर उनका लिस्ट पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कौन सा याद रखना है, जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लेक्स हैं वो आपको याद रखना है। जो साउदर्न इंडिया में मतलब ईस्ट कोस्ट पे जितने भी लेक्स हैं, जो केरला में है वहाँ का अगर कोई लेक है वो आपको पढ़ना है। महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में अगर कोई लेक है वो आपको पढ़ना है। जम्मू कश्मीर का तो आपको पता ही है, वो भी पढ़ना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं लेक्स के वो भी पता होने चाहिए, जैसे कि ये एक फैक्ट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड इंडिया। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक एशिया के अंदर और इंडिया में भी वलोर लेक, जो कि कश्मीर में देखने को मिलता है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, याद रखना आर्टिफिशियल लेक वो कौन सा है आपको बोलना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम GP सागर, रेहान डैम के ऊपर। थर्ड लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इस तरीके से पूछा गया है कि चिल्का लेक कौन सा लेक है, आपको बोलना ये सलाइन लेक है। ठीक है, और दूसरा जो है ये किस स्टेट में, आपको बोलना उड़ीसा स्टेट में। लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबा लेक कौन सा है, आपको बोलना वेम्बनाड लेक, केरला में। ये नहीं पूछा गया लॉन्गेस्ट लेक कौन सा, क्वेश्चन पूछा गया है कि केरला में कौन सा लेक है, आपको बोलना वेम्बनाड लेक। हाईएस्ट लेक इन इंडिया, हाईएस्ट लेक कौन सा है, आपको बोलना है चोलामू लेक, जो कि सिक्किम में। क्वेश्चन पूछा गया चोलामू लेक के ऊपर, सिक्किम में है। तो आप खुद देखो, ऐसे लेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखो उड़ीसा जो है ये साउथ इंडियन कंट्री हैं, ये जो देखो स्टेट है। सिक्किम देखो आप, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो वलोर लेक, ये नॉर्थ इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। सांबर लेक जो होता है ये राजस्थान में, ये साल्ट वाटर लेक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एस से सांबर, SA से सांबर, और SA से हो गया साल्ट लेक, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप आगे चलोगे और भी कुछ चीज़ों को देखोगे, वो आपको क्या देखना, वो हमें देखना है सबसे पहला आंध्र प्रदेश की बात। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे इस जगह की, हम बात करें, ये होगा तमिलनाडु, ये हो गया आंध्रा, फिर आगे आएंगे उड़ीसा की तरफ। इस तरीके से आंध्र प्रदेश, कुल्लूरू लेक और पुलिकत लेक, क्वेश्चन पूछा गया है कुल्लूरू लेक के ऊपर, पुलिकत लेक के ऊपर भी। दूसरा जो है आसाम के अंदर आ जाएंगे, आसाम में आपको दीप और बील लेक है, हाफ लॉन्ग लेक है, सन बील लेक है। तो ये आसाम के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बिहार में कनवार लेक है, ये भी नहीं पूछा गया अभी तक। गुजरात की अगर बात करेंगे तो गुजरात में अभी तक कोई लेक नहीं पूछा गया है, बट ये लिस्ट ऑफ लेक से ये आप देख सकते हो, तो नहीं पूछा गया इसमें से, इसलिए जो है ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इतने लेक्स आपको याद नहीं रहेंगे। मसला वही है। हरियाणा में जो है अगर कोई लेक है, नहीं बिल्कुल इसमें भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में लेक एक है जिसको बोला जाता है रीनू का लेक, ये पूछा गया है। रीनू का लेक पे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने पहले ही बोला हिमाचल प्रदेश का लेक आपको पता होनी चाहिए। रीनू का लेक क्वेश्चन पूछा गया इस पे। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लेक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए सभी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हो। सबसे पहले डल लेक, वल्लूर लेक, मानसर लेक, मानसर लेक और शीशीनाग लेक, ये आपको पता होना चाहिए। DWMM और ठीक है और S, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका का कोई लेक पूछा गया है नहीं, अभी तक नहीं, कोई क्वेश्चन में नहीं देखा गया है, इसलिए याद करने की ज़रूरत है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर 3 ऑप्शंस आपके, अगर पूछा गया कर्नाटका का कौन सा लेक है, लेकिन 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फिर ये बोल सकते हैं हाँ ये कर्नाटका का लेक है। ठीक है, केरला के लेक्स पूछे गए हैं, वेम्बनाड लेक पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको वेम्बनाड लेक ही याद रखना है। महाराष्ट्र के ऊपर
कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया महाराष्ट्र में लेक, बस इतना आपको याद रखना है। इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेक्स आपको याद रखनी है, दैट इज़ महाराष्ट्र में। तो इसमें से लोनार लेक पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सलीम अली लेक भी याद रख सकते हो। जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों का कि सलीम अली जो है नेशनल पार्क जो है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये सलीम अली लेक है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। तो लोनार लेक आपको बोलना है, ये महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है आपके लिए, लोनार लेक कौन सा लेक है, क्या ये क्रेटर लेक है, कौन सा लेक है, ये पता होना चाहिए। मेघालय में नहीं पूछा गया, मणिपुर में लोकटक लेक 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, मिजोरम में नहीं पूछा गया है, उड़ीसा में क्वेश्चन पूछा गया चिल्का लेक के ऊपर, पंजाब में हरीकी लेक पे क्वेश्चन पूछा गया है, रोपर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि रोपर आपको पता है रोपर एक जगह है पंजाब में ही, तो नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान आपको पता है, राजस्थान में आपको सांबर साल्ट लेक आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन पे ही आपको फोकस रखना है। सिक्किम की बात करेंगे तो कोई ठीक है मत रखो इसमें याद, सिक्किम में भी नहीं याद रखो। तेलंगाना इसको भी छोड़ो, ठीक है। तमिलनाडु में एक आप याद रख सकते हो, कोडाई कनाल लेक क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु के ऊपर, कोडाई कनाल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपर को देखा भी है और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से ज़्यादा बनते हैं, वहाँ से आपको जो है चीज़ों को पकड़ लेना है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करेंगे, भीमताल लेक याद रखना है, इसको भीमताल लेक याद रखना। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के लेक भी कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। तो कुछ 8 से 10 लेक्स मैंने बताए हैं जो आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं इसलिए रिपीट करूँगा, सूर्य आपको समझ आना चाहिए। क्लोरो और पुलिकत लेक दोनों पता होने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड, गुजरात और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में मैंने एक बोला था आपको, उसको रेणुका लेक, ये आपको याद रखना है। हो गए 3, ये जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी ये तो पता होने चाहिए, हो गए ये सभी। और उसके बाद जो है केरला का मैंने बोला वेम्बनाड लेक ही याद रखना है। एमपी का कोई ज़रूरत नहीं, महाराष्ट्र की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना आप याद रख सकते हो, महाराष्ट्र का लोनार लेक पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेघालय मणिपुर में लोकटक लेक पूछा गया है, उड़ीसा में चिल्का लेक पूछा गया है, और पंजाब में जो है दैट इज़ हरीकी लेक जो है ये पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से आगे और आ जाइए, आपको रिवाइज ही हो गया है ऑलमोस्ट। उसके बाद जो है उत्तराखंड आप याद रख सकते हो, उत्तराखंड में भीमताल लेक मैंने ऑलरेडी बोला है, वेस्ट बंगाल में कोई ज़रूरत नहीं। तो ये था आपका जो इंपॉर्टेंट लेक्स थे, बस उनको ही आपको फोकस करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया है। इतने ही लेक्स याद रखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लेक्स पे क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली इसको कर सकते हो। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपको बनता है, वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। 6 फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं एक एरिया का क्लाइमेट, एक प्लेस का क्लाइमेट। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। तो लैटिट्यूड आपको पता है, लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है, जितना आप क्या जाते हो, जितना आप ऊपर जाते हो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये हो गया, सॉरी ये हो गया ऑल्टीट्यूड, ये हो गया ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड का आपको पता है, ट्रॉप का कैंसर, ट्रॉप का कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर से कितना दूर आप जा रहे हो, किस लैटिट्यूड पे हम प्रेजेंट हैं। प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर एक एरिया का प्रेशर एज कम्पेयर टू दूसरे एरिया से। विंड की बात करेंगे, डेफिनेटली जब प्रेशर की बात करेंगे तो विंड डेफिनेटली होगा। हम कितना दूर है सी से, तो डेफिनेटली वो भी डिसाइड करता है कि जिसको हम कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं, ठीक है, हम सी से कितना दूर हैं। ओशन करंट्स भी और रिलीफ फीचर्स, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, स्लोप हैं, ये सारे फीचर्स होते हैं एक क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए। हम इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम बोलते हैं एक एरिया का क्लाइमेट कौन सा। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता है ये डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। द एरिया लोकेटेड टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर। वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में होता है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मैं बनाता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउथ वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, एंड नो सेवियर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, वेयर एज द एरिया ऑफ द नॉर्थ ऑफ दिस पैरेलल एंजॉय सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो 2 क्वेश्चन आपको बनते हैं। क्वेश्चन आपको पहले यही बनता है, जो आपका ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला जो लंबी लाइन मैंने खींची, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला एरिया जो होता है, ये वार्म एरिया होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है ना, तो इक्वेटर के आसपास है, तो दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर कोई ज़्यादा कोल्ड सीज़न नहीं आपको देखने को मिलेगा। किसमें? जो साउथ ऑफ ट्रॉपिक, जो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में। लेकिन अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आप जाओगे, मतलब इस वाले एरिया की ये बात कर रहा है, यहाँ पर क्या आपको देखने को, कौन सा क्लाइमेट? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्योंकि ये अगर ट्रॉपिक्स हैं तो हम किस में आ गए? अब सब ट्रॉपिक्स में आ गए। तो ट्रॉपिक्स का नॉर्थ जो होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और आपको पता है इंडिया कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इंडिया बना रहा हूँ, इंडिया जो है ये ऐसे आपको बनाना है, क्योंकि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कुछ पार्ट जो होता है वो इसमें तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और कुछ पार्ट नॉर्थ में होता है। और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर ठंड होते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर ले लो, लद्दाख ले लो, या जनरली आप बात करोगे हिमाचल प्रदेश ले लो, यूपी ले लो, दिल्ली ले लो, ठीक है, गुजरात का पोर्शन आप ले सकते हो, और गुजरात का कुछ पार्ट साउथ में भी आता है। और यहाँ पर आप देखो जो साउथ कोस्टल रीजन्स होते हैं यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं होती हैं, उतनी गर्मी नहीं होती, उतनी ठंड भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ओशन का भी फैक्टर रहता है। ये आया समझ? और इंडिया जो है इक्वेटर को टच नहीं करता है, ये भी आपको आई होप पता होगा। ठीक है, ये समझना ज़रूरी थे, ये फैक्टर्स थे कुछ। विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, जितना आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, मतलब अर्थ से दूर जाते हो, द टेम्परेचर डिक्रीज। और आपको पता है क्योंकि हम जनरली जब हम बात करते हैं अर्थ से ऊपर जाने की, हम जनरली हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फीयर की। तो दैट मीन्स आपको पता है जितना आप ऊपर जाते हो विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, जितना हाइट का मतलब होता है ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 650 नहीं, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, फॉर एवरी 100 मीटर्स। तो 1000 मीटर्स में 6.5 डिग्री जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ में टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, लेकिन आपने 1 किलोमीटर निकाला, आप 1 किलोमीटर के हाइट पे चले गए, तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा? यहाँ पर आप बोलोगे 54.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 53.5 डिग्री देखने को मिले, क्योंकि माइनस आपको क्या करना है? 6 डिग्री कम करना है, 6.5 डिग्री कम करना है। कहाँ पर? जितना आप 1 किलोमीटर के हाइट पे जाओगे, उसी को 1000 मीटर के नाम से बोल सकते हो, और इसी को हम लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ लैप्स रेट है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी डज नॉट कॉज ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस बट आल्सो इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आप सी से कितना दूर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करेंगे, ये इंडिया की हम बात करेंगे, जनरली आप देखो यहाँ पर आप इस तरीके से देखोगे, ठीक है, ये साउथ इंडिया है, और यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया। यहाँ पर देखो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल हैं, और ये इंडियन ओशन है। जितना आप इंडियन ओशन से दूर है, फॉर एग्जाम्पल मैं लोकेशन का नाम लिखता हूँ, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी, लोकेशन ई, लोकेशन एफ, लोकेशन जी, लोकेशन एच, जितनी भी मैंने लोकेशंस ली हैं। अब लोकेशन एफ पे अलग इफेक्ट होगा क्योंकि ये सी से बहुत दूर है। यहाँ पर आप देखो ये ए जो है नज़दीक है, बी भी नज़दीक है, सी भी नज़दीक है, ई भी नज़दीक है, लेकिन डी जो है सी से दूर है, और ई से जी भी सी से दूर है, और एच भी सी से दूर है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये फैक्टर्स भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी को बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी डज नॉट कॉज ओनली टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर का ही पे ही इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे क्या होता है? रेनफॉल पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखोगे जब मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ पर इन कोस्टल रीजन में आप देखो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जितना वो मानसून फॉरवर्ड होता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, उतना क्या होता है? इन इलाकों में बारिश जो होती है कम होती जा रही है, इन जगहों पर बारिश कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब सी से वो लैंड को ट्रेवल करता है, और उसकी मॉइस्चरनेस खत्म हो जाती है, कम होता जा रहा है। एयर नियर द कोस्ट हैज़ मोर मॉइस्चर। आपको पता है जो कोस्ट के नज़दीक हवा होती है ना, उसमें जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या आता है, विंड जो होती है जब सी के थ्रू आती है वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाता है। जब मॉइस्चर लेकर जाता है वो कोस्ट पे आ जाता है, और कोस्ट पे क्या होता है? इसकी मॉइस्चर ज़्यादा होती है। यही बोला जाता है जो भी एयर या जो भी विंड होता है नियर द कोस्ट, उसका मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने उसी टाइम जो है मॉइस्चर उठा कर लेकर आया होता है ओशन से। एंड ग्रेटर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, और इन जगहों पर ज़्यादा रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होने की संभावना होती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स पूछे गए हैं। एरिया ऑफ द सेंट्रल एंड द नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस मच सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज। जो हमारे पास सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की जनरल हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर सीजन टू सीजन वेरिएशन आता है टेम्परेचर में। अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, अगर देखोगे आप फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर की बात करो, दिल्ली की बात करो, यूपी की बात करो, आप देखो विंटर में यहाँ पर ठंड होती है, तो दैट मीन्स यहाँ विंटर का टाइम जो है ठंड होती है, और उसके बाद आप देखो समर का टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का सी का इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और वही अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करें, कर्नाटक की बात, केरला की बात, तमिलनाडु की बात, जो भी कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ना तो
तो ज़्यादा गर्मी होती है समर में, ना तो विंटर में ज़्यादा ठंड होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको सी का या ओशन का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट इन इंडिया इज़ द मूनसून विंड्स। आपको पता है इंडिया का क्लाइमेट सारा जो भी क्लाइमेट है इंडिया का, उसको इफेक्ट कौन करता है? आपको बोलना है मूनसून विंड्स। मूनसून विंड्स क्या होती है? इनको बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। एक सीजन में विंड्स की डायरेक्शन ये होती है, दैट मीन समर के टाइम पे अगर हम बात करेंगे, जनरली हम अगर करेंगे एंडिंग मई से लेकर अक्टूबर की बात करेंगे सितंबर की बात करेंगे, फिर ये अक्टूबर से क्या करना शुरू करता है? वापस आना शुरू करता है। तो दैट मीन्स विंटर के टाइम पे वापस आना शुरू कर देता है, इसी को बोला जाता है मूनसून। ठीक है। द मेट्रोलॉजिस्ट्स रिकॉग्नाइज द 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स इन इंडिया। जो भी मेट्रोलॉजिस्ट्स हैं इन्होंने 4 सीजन में डिवाइड किया है इंडिया को। सबसे पहला विंटर सीजन, और विंटर सीजन कोल्ड होता है तो कोल्ड वेदर सीजन, और कब से कब शुरू होता है? जनवरी से लेकर फरवरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विंटर सीजन का जो है किस मंथ से किस मंथ तक। प्री मूनसून, मूनसून से पहले वाला टाइम पीरियड जिसको आप समर भी बोलते हैं, या हॉट वेदर सीजन जनरली इसको बोला जाता है, मार्च से मई। फिर एंडिंग मई से क्या होता है? शुरू मूनसून शुरू होता है। कौन सा मूनसून? ये वाला मूनसून। अगर मैं इंडिया बना रहा हूँ तो ये वाला मूनसून शुरू होता है, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मूनसून आता है। और इस साउथ वेस्ट मूनसून में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, इसलिए इसको रेनी सीजन के नाम से भी जाना जाता है। जून से सितंबर तक ये रहता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून। नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून का मतलब ये वाली जो विंड्स आ जाते हैं, ये वाला मूनसून जब आ जाता है, जिसको हम अक्टूबर से दिसंबर की बात करते हैं। तो 4 सीजन्स में इंडियन क्लाइमेट को डिवाइड किया गया है, 4 सीजन्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर पड़ती है? आपको बोला मावा सिंड्रोम एक जगह है मेघालय में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बारिश पड़ती है। क्वेश्चन अगर स्टेट लेवल पे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर पड़ती है, आपको बोलना है मेघालय में। पर्टिकुलर लोकेशन अगर पूछा जाएगा, आपको बोलना है मावा सिंड्रोम। और पूछा जाएगा कितनी बारिश हो रही है, आपको बोलना 1141 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ये आपको याद रखना है, इन द वर्ल्ड। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन मेघालय। एवरेज रेनफॉल इंडिया का कितना है? 118 सेंटीमीटर। फिर कहीं पर क्या होता है? लेस देन 50 सेंटीमीटर भी, कहीं पर 50 से 100 तक, कहीं पर 100 से 150 तक, कहीं पर 150 से ऊपर भी होता है, कहीं पर 200 से लेस होता है, कहीं पर 200 से ज़्यादा होता है, कहीं पर 250 से ज़्यादा होता है, कहीं पर 1140 भी आप देख सकते हो। आप खुद देखो, मावा सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, और ये आपको जो है इस तरीके से क्लाइमेट ऑफ इंडिया को रिवाइज करना था। आगे अगर चलेंगे, हम आगे देखेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो करवाए थे ज्योग्राफी के, उसमें से मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर हम जनरली देखेंगे। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी अनइफेक्टेड बाय मैन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेचुरल वेजिटेशन आपको पता है ये प्लांट्स की कम्युनिटी होती है, जिनके ऊपर क्या जिस पे क्या होता है, ह्यूमन जो होते हैं, ठीक है, उन पे इम्पैक्ट ह्यूमंस का इम्पैक्ट रहता भी है उन पे या नहीं भी रहता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पे जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या जाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो ठीक है, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 2021, ये आपको आप नेट पे सीधे जाओगे। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं खुद भी करवा सकता हूँ, बट मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी एफर्ट्स लगाओ। अगर आप रेडीमेड पे डिपेंड करोगे ना, तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं करोगे। ये हमेशा आपको याद रखना है। देख लेना, आप जितना आप खुद कोशिश करोगे ना चीज़ों को भी सर्च करने की, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इवन कि आपका एग्जाम कल क्यों ना हो, आज आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सो दैट आपका एक हैबिट बनता है, तो आप एक पुश करते हो दिमाग को। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला आपको पढ़ना है। ये मैं यहाँ से बोलता हूँ, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है हर 2 साल के बाद आ जाता है इसका रिपोर्ट। इससे पहले आया था 2019 में। लेटेस्ट वाला पढ़ना है आपको। देखना है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है फॉरेस्ट कवर का किसके पास है, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आपको ढूंढना है, वहाँ पर दूसरा जो लिखा होगा स्टेटमेंट, आपको देखना है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस एरिया, फॉरेस्ट कवर के अंदर किस स्टेट का है, ये भी आपको बोलना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको ये ढूंढना है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज किसने दिखाया है
पिछले 2019 से लेकर 2021 2 सालों में किस स्टेट का फॉरेस्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये आपको बताना है। मैं कुछ ऑप्शंस भी बताऊंगा, महाराष्ट्र होगा आपको एक ऑप्शन में, दूसरा होगा आंध्र प्रदेश पे आपको बताना पड़ेगा, कहीं पर आपको मिजोरम को भी बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो आपको क्या बोलना है, ये हो गया आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 ये फॉरेस्ट कवर कितना है, एक तो होगा किस स्टेट का कितना फॉरेस्ट कवर है, लेकिन फॉरेस्ट कवर कितना परसेंटेज है। 2105 जो है ये है एज पर 2011 वाला रिपोर्ट, जैसे सेंसस हम ले रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर फॉरेस्ट रिपोर्ट का लिया गया 2011 का रिपोर्ट। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा एज पर 2021 के हिसाब से, आपको बोलना है 21 पॉइंट समथिंग और होगा, जितना भी होगा वो आपको वहाँ पर मिलेगा उस डॉक्यूमेंट पे हर जगह, क्योंकि न्यूज़पेपर भी था और ये रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये मैंने बता दिया है, सारी कहानी एक्चुअली मैंने आपको बता दी है। और आपको देखना है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट एट प्रेजेंट कितना है, 2019 से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और कितना बढ़ गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 आई थिंक ठीक है 4 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये अभी तक आपको देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट ही देखने को आपको मिलेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। और वहाँ पर लिखा भी है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट किस स्टेट में एट प्रेजेंट है और दूसरी जगह पर कौन सा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने काम दिया आपको, यू नीड टू सर्च ऑन इंटरनेट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। फिर जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने बताए वही पॉइंट्स आपको पढ़ना, आपका हो जाएगा। वेजिटेशन का टाइप्स अगर हम डिफाइन करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, थॉर्न फॉरेस्ट्स, माउंटेन फॉरेस्ट्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट, आपको बोलना ये एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए होते हैं पूरा साल एक ग्रीन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या करते हैं, ये लीव्स को शेड करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन आता है लीव शेड हो जाते हैं किससे, फॉरेस्ट से, और वो क्या देखने को मिल रहा है हमें, डेसिडुअस। फिर थॉर्न फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं, माउंटेन हो गया, माउंटेन हिल्स पे, और एक मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है मैंग्रोव्स के बारे में। एक एक करके देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले जो टॉप 100 क्वेश्चंस में से मैंने दिया था आपको क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बताया है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको बोला था वहाँ पर आपको ना क्वेश्चन दिया गया था कि कहाँ वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन सा फॉरेस्ट आपको बोला था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, जब भी आप एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करोगे, आपको फॉरेस्ट में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रेनफॉल इसके लिए चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। मतलब आप जब रेनफॉल वाला चैप्टर पढ़ते हो वहाँ पर आपको पता होता है किस किस लोकेशन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है, तो वो आप बोलते हो कि हाँ इन जगहों पर हो सकता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स, मतलब अगर मैं ये बनाऊँगा, मैप बनाऊँगा, मैं बोलूँगा वेस्टर्न घाट्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद आइलैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आइलैंड्स भी ले लिया। उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड की भी मैंने बात की है, यहाँ पर मैंने बात की। अंडमान एंड निकोबार की मैंने बात की, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार। अपर हिल्स ऑफ आसाम, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप आ जाओगे, कुछ इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप आ गए। उसके बाद तमिलनाडु कोस्ट, ये वाले एरियाज। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, देखो मैप से आपके लिए बहुत ईजी होता है। अदरवाइज आप अगर याद करने बैठोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ये याद नहीं होता है, ये होता ही नहीं है याद, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है बाकी टाइप्स के साथ। तो आपको कोशिश करनी है, रफ पे क्या कोशिश करने की ज़रूरत है, आपको कोशिश करनी है कि आप क्या बनाओ, एक रफली एक मैप बना लो। ठीक है, मैप में आपको क्या करना, आपको बोला है वेस्टर्न घाट्स, आप क्या करो, आप इसको सर्कल करो, फिर लिखो यहाँ पर WG वेस्टर्न घाट्स। फिर पूछा जाएगा ये कहाँ पर, दूसरा कहाँ पर, आपको बोलना ये जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको मार्क कौन सा करना, आसम आपको मार्क करना है, तो यहाँ पर आप आ जाओगे, आसम को मार्क करो। और कहाँ पर, तमिलनाडु कोस्ट, जहाँ पर भी आपने रेड कलर से किया, आपको सीधे मैं, क्योंकि जितना विजुअलाइज करोगे ना चीज़ों को उतना आपके जहन में रहेगा। तो ये आपका हो गया इन जगहों पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यही क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन जगहों पर होते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो होता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,
मेरी बात समझ आ रही है? ह्यूमिडिटी अगर याद नहीं रखोगे, टेम्परेचर याद नहीं रखोगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तो ये वाला पॉइंट याद रखोगे, क्योंकि आप इसको अगर जितना भी पढ़ोगे ना क्वेश्चन स्टिल गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर आपको ये वाला पॉइंट याद रखो और दूसरा वाला पॉइंट याद रखो। अब ये भी क्वेश्चन पूछे कौन सी स्पीशीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, ट्री स्पीशीज, क्योंकि फॉरेस्ट है तो ट्री स्पीशीज देखने को मिलेगी, रबर, माहोगैनी, एबनॉय, रोजवुड, कोकोनट, बैम्बो, चिनचोना, ठीक है, पाम, आयरनवुड एंड सिडार। ठीक है, अब कौन कौन सा आपको याद रखना है? देखो माहोगैनी ये पूछा गया है, माहो आपको याद रखना है, बून आप याद रखो, देखो माहो याद रखो, उसके बाद एक बून याद रखो, दूसरा आप रखो रोज याद, रोज के साथ आप कोकोनट भी याद रखो। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखो। अब देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोड क्या याद रखना है? एक एम, माहो का मतलब माही, माही का नाम याद रखो। ठीक है, माही को एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बून फ्रैक्चर हो गई थी। ठीक है, बून फ्रैक्चर, तो आपने क्या किया, आपने बोला माही को, आप माही के साथ प्यार कर रहे हो और आपने उसको क्या दिया, आप उसने रोज दे दिया। तो माही के लिए आप रोज लेकर आए थे, लेकिन मसला ये हो गया कि उसकी, आपने देखा वो हॉस्पिटल में पड़ी तो उसका बून का फ्रैक्चर हो गया था। बून का फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर आ गया और आपने देखा डॉक्टर ने उसको बोला कोकोनट खाने की ज़रूरत है। ठीक है, कोकोनट जो है वही खाने की ज़रूरत है, इसी से ये बून ठीक हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, और आपको बोलना उसको, फिर आप एवरग्रीन हो जाओगे। तो माही को एक्सीडेंट हो गया तो उसकी बून फ्रैक्चर हो गई, तो बून से मतलब ठीक है, इबोनी, ठीक है, बूनी से निकला। उसके बाद याद रखना रोज, रोज से निकला रोजवुड। कोकोनट का मतलब आपको पता है कोकोनट है। यहाँ आपको बोला जाएगा बैम्बू, जो है बैम्बू वाली स्टिक इसको दी गई है थोड़ा सा चलने के लिए, आप कुछ भी जोड़ सकते हो इसको, ये आपको याद रखना है, तो सो दैट आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा कहानी। इसको बोलते हैं हम कनेक्टिविटी, कनेक्ट करना है चीज़ों को, ठीक है, विजुलाइज करना होता है, फिर अपनी कहानी बनाकर ये याद हो जाएगा। थोड़ा सा वल्गर कहानी बन जाती हैं, बट यही चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, एलिफेंट्स, मोंकी, लिम्योर एंड डियर। एनिमल्स अगर याद भी नहीं रखोगे कोई ज़रूरत नहीं है, बट फॉरेस्ट से तो ट्री स्पीशीज का नाम पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट। वन हॉर्नड रिनोसिरॉस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगल में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वन हॉर्नड रिनोसिरॉस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे। डेसिडुअस का मतलब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताया भी था। डेसिडुअस फॉरेस्ट जब आप याद रखोगे, आपको बोले सबसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, फैला हुआ फॉरेस्ट हर जगह पर यही होता है। लेकिन यहाँ पर रेनफॉल 200 से ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। लेकिन इसी को हमने डिवाइड किया है, मॉइस्ट वाला पार्ट देखो, ट्रॉपिकल को हमने डिवाइड किया मॉइस्ट ट्रॉपिकल में, और दूसरा हमने डिवाइड किया ड्राई ट्रॉपिकल में। मॉइस्ट को ही आप वेट बोल सकते हो, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जब मैंने बोला रेनफॉल 70 से 200, तो आप क्या करोगे, जब रेनफॉल जो है 70 से 200 तक है, चाहे आपको इस रेनफॉल को मैंने डिवाइड किया, एक मैंने किया 70 से 100 तक, और उसके बाद मैंने किया 100 से 200 तक। कुछ अब समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इस पूरे रेनफॉल को तो ओवरऑल हो गए ना रेंज 70 से 200, लेकिन 70 से 100 तक जो होता है, यहाँ पर जो ये रेनफॉल होगी, कम रेनफॉल, आपको सीधे पता चलेगा ये ड्राई डेसिडुअस होगा। लेकिन उसके बाद जो आपको पता है 100 से 200, आपको पता चलेगा सीधे मॉइस्ट या वेट वाला ये बनेगा। तो ये आपको याद रखना है रेनफॉल के बेसिस पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मूनसून फॉरेस्ट इनको नाम दिया जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और आल्सो कॉल्ड मूनसून फॉरेस्ट। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मूनसून फॉरेस्ट किनको बोला जाता है, आपको बोला है ट्रॉपिकल वाले, ट्रॉपिकल एरियाज में, लेकिन मूनसून की बात कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? अब इनको डेसिडुअस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट्स ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर। जब स्प्रिंग का टाइम आता है या समर का टाइम आता है, तो क्या होता है, ये अपने लीव्स को शेड करते हैं। अगर आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में जनरली जो है ऑटम का सीजन आता है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं। एप्पल ट्री की बात करो या वॉलनट ट्री की बात करो, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो जब लीव्स शेड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन को हम डेसिडुअस के नाम से जाना
माना जाता है। ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई। ये मैंने ऑलरेडी पहले बोला आपको, मॉइस्ट और ड्राई में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है मॉइस्ट जहां पर आपको रेनफॉल 200 से 100 के बीच में चाहिए। किन किन जगहों पर यह पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में भी है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वेस्टर्न घाट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स वाला पहला भी था, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स में, हिमालय के फुट हिल्स में देखने को मिलेगा, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्पीशीज जो है, प्लांट स्पीशीज, वो है टीक। याद रखना, टीक आपको याद रखना है। टीक जो आप घर पे यूज़ करते हो, आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ टी जो आप चाय पीते हो, अब आप चाय याद रखोगे कोड के लिए, लेकिन एक्चुअली ये टीक के हिसाब से याद रखना है। मोस्ट डोमिनेंट, तो पहली रैंक जो आपको देनी है वो टीक को ही देनी है, याद रखना। उसके बाद आप बोलोगे साल, ठीक है, साल। और उसके बाद आप देखो, ठीक है, शीशम, ठीक है। उसके बाद सैंडलवुड, यहाँ पर खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सारी स्पीशीज जो है इसमें आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो, टीक आपने बोला स्पीशीज का नाम। मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है ये चैप्टर पढ़ना। आप ऊपर से पढ़ोगे कुछ हेल्प ही नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस दो अगर पूछे गए ना, इस पे आप फंस जाओगे वहाँ पर। टीक आपको याद रखना है नंबर फर्स्ट। उसके बाद बैम्बूज याद रखना, बैम्बूज ऊपर भी था। साल, देखो साल में अलग से रखूंगा, ठीक है, 1 साल, ठीक है। आपने कम से कम टी जो है 1 साल पी है, ठीक है, शीशम से निकला। और उसके बाद टी जब आप पीते थे ना पूरे साल, और उसके बाद आप शीशा भी देखते थे, शीशे से निकला मिरर, आप इस तरीके से बोल सकते हो। सैंडलवुड, फिर आपने एक सैंडल बनाई है, लेकिन वो वुड कलर की सैंडल थी, या वुड की सैंडल आपने बनाई। उसके बाद कुसुम मैम को याद रखो, इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। बस इतने ही आप याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीक पे क्वेश्चन पूछा गया है, साल पे क्वेश्चन पूछा गया, सैंडलवुड पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप याद रखो, 3-4 आप याद रखो, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, कहानी खुद बना सकते हो। फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब जहाँ पर रेनफॉल 100 से 70 के आसपास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिले, जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया, ये वाला पेनिनसुलर प्लेटू जो है, वहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू में आपको ये देखने को मिलेगा। प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ आ गए। यहाँ पर भी इसमें इस कैटेगरी में टीक और साल भी आता है। नीम भी यहाँ पर ग्रो होता, थोड़ा सा अलग से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। जो मैंने आपको बोला वो क्वेश्चन ही आपको याद रखना है डायरेक्ट। ट्रॉपिकल जो है ये वाइड स्प्रेड है, इनको मूनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। रेनफॉल 70 से 200, इसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मॉइस्ट जहाँ पर रेनफॉल 200 से लेकर 100, इसी तरीके से ड्राई मैंने बोला रेनफॉल 100 से 70। कौन कौन से स्पीशीज़ हैं ये आपको याद रखनी है, इसकी भी स्पीशीज़ याद रखनी है, किस किस एरिया में है, इसी को यहाँ पर भी इसको याद रख सकते हो। बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर होता है थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स जहाँ पर रेनफॉल 70 से कम है। आप देखो पहले आपने देखा था पहला वाला एवरग्रीन ग्रेटर देन 200, देखो किस तरीके से याद रखना, ऑर्डर में क्यों ज़रूरी है। दूसरा आपने पढ़ा था 70 से लेकर 200, कौन सा, डेसिडुअस। थर्ड आपने क्या पढ़ा, लेस देन 70। अब देखो 70 से कम, आपको खुद पता चलेगा ये थॉर्न फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट वाले रीजन्स में होता है। जब रेनफॉल कम होती है तो ह्यूमिडिटी जो होती है कम देखने को मिलेगी। ट्रीज आर स्कैटर्ड, ट्रीज फैले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूरा इलाका ले रहा हूँ, एक ट्री यहाँ पर, 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 ठीक है। एंड लॉन्ग रूटेड, और ये ट्रीज जो होते हैं इनके रूट्स लंबे लंबे रूट्स होते हैं। रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ, इनके रूट्स जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं। इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, सो दैट इनको सॉइल के अंदर जो पानी होता है उनसे इनको मॉइस्चर मिल जाए रूट्स को, इसलिए यहाँ पर डीप रूट्स होते हैं। द स्टेम्स आर सकुलेंट टू कंजर्व वाटर, इनके स्टेम जो होते हैं वो सकुलेंट्स होते हैं। सकुलेंट्स का मतलब जो पानी को कंजर्व कर पाते हैं, जो भी पानी इनके अंदर स्टोर रहता है। लीव्स आर मोस्टली थिक, मोटे मोटे लीव्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मोटे लीव्स होते हैं ना इवापोरेशन कम होती है। जब इवापोरेशन कम होती है उनके अंदर मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब इंडिया का है, मतलब जो राजस्थान वाला एरिया मैंने बोला, कुछ पार्ट गुजरात का भी आप बोल सकते हो। सेमी एरिड रीजन जो ड्राई एरियाज आपको देखने को मिले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, लेकिन उनके ड्राई एरिया से आपको देखने को, तो आपको जहन में रखना है नॉर्थ वेस्ट पार्ट। बाकी आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी, क्योंकि ये सभी नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर ही आ जाते हैं।
अब यहाँ पर कौन कौन सा आपको जनरली कौन कौन सा एनिमल देखने को मिला, आप आंखें बंद करके बोलोगे सबसे पहले कैमल, हाँ बिल्कुल कैमल यहाँ पर देखने को मिलेगा, बस इतना ही आप याद रखो। अब स्पीशीज़ यहाँ पर 5 स्टार वाली स्पीशीज़, अब 5 स्टार वाली स्पीशीज़ इन द सेंस ये कि अगर आपने स्पीशीज़ को याद नहीं रखा क्वेश्चन सीधे गलत हो जाता है। कौन कौन सा क्वेश्चन इस पर पूछा गया ये मैं यहाँ पर आपको सीधे बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सकुलेंट स्टेम किन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है, आपको बोला थॉर्न फॉरेस्ट में। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ऐसे कौन से फॉरेस्ट होते हैं जिनके लीव्स जो होते थिक होते हैं, मोटे लीव्स होते हैं, आपको बोलना है वो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स हैव मोस्टली थिक एंड स्मॉल लीव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नीचे लिखा हुआ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इवापोरेशन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इवापोरेशन। इसलिए रीजन इसलिए है क्योंकि इवापोरेशन को कम करने के लिए, सो दैट उनके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे, ठीक है। और इनके रूट जो होते हैं वो डीप रूटेड होते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको वो कैप्चर कर पाते हैं। अब अकाशिया आपको याद रखना है, यूफोरबियाज और कैक्टस, ये 3 आप याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैक्टस सबको पता होता है क्योंकि आपने सैंड पे भी कैक्टस लगाए होते हैं, अपने घर के आसपास आपने लगाया होता है, गेट के ऊपर सैंड के ऊपर आपने कैक्टस चिपकाया होता है। यूफोरबियाज और अकाशिया ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से स्पीशीज ऑफ क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन बोलो या हिली फॉरेस्ट, जनरली हिल एरियाज में आपको पता है ये अगर अर्थ है प्लेन है और ऊपर 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 जाते हो हिल के ऊपर, जितना आप ऊपर 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 जाते हो, आप बताओ मुझे आपको टेम्परेचर कम हो गया ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बाई कम होगा विद इंक्रीज इन हाइट या ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कि जितना टेम्परेचर बढ़ हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जो क्या बोलते हैं वेजिटेशन जो होती है वो कैसी होती है, आपको बोलना है वेजिटेशन जो होती है चेंज हो जाती है, अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलती है, अलग अलग आपको किस पे लेवल्स पे। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। अगर हम जैसे ट्रॉपिकल से टुंड्रा जाते हैं ना, अगर हम जनरल में ट्रॉपिकल रीजन से जाएंगे टुंड्रा रीजन, ठीक है, अगर मैं ट्रॉपिकल से टुंड्रा जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ट्रॉपिकल से टुंड्रा गया, ये ट्रॉपिकल, ये इक्वेटोरियल, ये ट्रॉपिकल, ये टुंड्रा, दैट मीन्स ट्रॉपिकल से मैंने शुरू किया और टुंड्रा तक गया, तो यहाँ पर सपोज इस टाइप की वेजिटेशन है, सर्कल वाली वेजिटेशन, यहाँ पर ट्रायंगल वाली वेजिटेशन, देखो अलग अलग जगहों पर ट्रायंगल वाली, यहाँ पर रेक्टेंगल में बना रहा हूँ, दैट मीन्स ये एक टाइप वेजिटेशन है, यहाँ पर कुछ लाइन्स बना रहा हूँ, दैट मीन्स डिफरेंट वेराइटीज आप देखोगे, अलग अलग बेल्ट्स देखोगे आप वेजिटेशन की। एग्जैक्टली जब आप माउंटेन्स पे जाते हो, जब आप माउंटेन, ये मैं माउंटेन बनाता हूँ, ध्यान से देखो, ये मैं माउंटेन यहाँ पर बनाऊंगा, ये मैंने माउंटेन बना लिया मैंने माउंटेन। अब इस माउंटेन पे आप क्या देखोगे, इस माउंटेन पे आप वैरायटी आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे एक टाइप, यहाँ पर इस स्लोप्स पे, यहाँ पर आ जाओ दूसरा टाइप, यहाँ पर आप तीसरा टाइप, यहाँ पर चौथा टाइप, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी आप सर्कल्स देखोगे, यहाँ पर माउंटेन्स पे भी आप जिस तरीके से यहाँ पर आप जाते हो एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको वैरायटी ऑफ क्या देखने को मिलेगी, वेजिटेशन देखने को मिलेगी अलग अलग बेल्ट्स में। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है आपको किस हाइट पे, क्योंकि अगर आप ये वाली हाइट देखोगे, सपोज ये हो गया यहाँ तक 100, सॉरी यहाँ तक हो गया 1000 वाली हाइट, यहाँ पर आप जाओ यहाँ पर हो गया 2000 वाली हाइट, यहाँ पर आप जाओ यहाँ पर हो गया 3000 वाली हाइट, यहाँ पर आप जाओ यहाँ पर सपोज हो गया 4000 वाली हाइट, ये अलग अलग हाइट्स दी गई है। तो इस हाइट में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, कौन से वाले, पहले 100 से 1000 में कौन से वाले टाइप होते हैं ये पता होना चाहिए। फिर पूछा जाएगा 3000 में के गैप में कौन से होते हैं, 3000 से ऊपर ऊपर ऑल्टीट्यूड पर अगर जाओगे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पर आपको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। The wet temperate forests are found between height of 1000 and 2000। मतलब मेरा शॉर्ट में ये कहना है, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से माउंटेन बनवाता हूँ 1000 से लेकर 2000, अगर ये जीरो यहाँ पर मैं 1000 इसको बनाता हूँ, 1000 से लेकर 2000 के गैप में आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिला, आप बोलोगे टेम्परेट फॉरेस्ट्स, लेकिन वेट वाले टेम्परेट फॉरेस्ट्स। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रोडोमिनेट। यहाँ पर ऐसे लीव्स होते हैं जो कि ब्रॉड लीव्स ट्रीज देखने को मिलेगा, ऐसे ट्री जिनके ब्रॉड लीव्स होते हैं। फिर ये हो गया 1000 और 2000 के बीच में क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1500 आ जाएगा। 1500 से लेकर कहाँ तक, 3000 तक, 3000 वाले गैप में कौन से देखने को मिलेगा, आप बोलोगे 1500 से 3000 के गैप में टेम्परेट फॉरेस्ट जिसमें कॉनिफेरस ट्रीज, कॉनिफेरस का मतलब होते हैं छोटे छोटे लीव्स होते हैं इनके, मतलब स्पाइनस टाइप, कौन टाइप, इस तरीके से आप बोल सकते हो कॉनिफेरस ट्रीज। जैसे कि पाइन होता है, देवदार होता है, आपने देवदार देखा होगा, उसके जो लीव्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं, पाइन, ठीक है,
पतले पतले से होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1000 से 2000 के गैप में कौन से देखने को मिलेगा, वेट टेम्परेट। उस तरीके से 1500 से लेकर 3000 यहाँ पर भी टेम्परेट ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है जिसमें कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है 1000 से 2000 में यहाँ पर ब्रॉड लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये हो गया, दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। ये फॉरेस्ट जो होते हैं कौन से वाले, टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे, ये हिमालय का वो जो साउदर्न वाले स्लोप्स है ना, वो वाले पार्ट को कवर कर। जैसे कि मैंने बना लिया हिमालयाज, और ये हो गया हिमालय का नॉर्थ, ये हो गया हिमालय का मिडल, और ये हिमालय होगा साउथ हो गया। तो यहाँ पर ये जनरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। जनरली साउथ और साउथ ईस्ट इंडिया के रीजन में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। एट हायर एलिवेशन, जितना फिर ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, मतलब ऊपर जाते हो। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, टेम्परेट है लेकिन ग्रासलैंड्स हैं, मतलब आपको माउंटेन रीजन्स में आप जाओगे, हिमालयन रीजन्स में आप जाओगे, आपको देखने को मिलेगा वेट टेम्परेट फॉरेस्ट भी जिनके लिए ब्रॉड होते हैं, आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट फॉरेस्ट्स जिनके कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेगा। और भी ऊपर अगर आप जाओगे 3600 मीटर से भी ऊपर जाओगे, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू एल्पाइन वेजिटेशन, एल्पाइन भी देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप स्नो लाइन जो होती है, जहाँ पर स्नो आपको देखने को मिलेगा, स्नो लाइन होती हैं माउंटेन्स पे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टंटेड छोटे छोटे ट्री जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये आपको यहाँ तक इतना ही आपको इसमें पॉइंट्स में याद रखना है। लेकिन जब आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे, मॉसेस और लाइकेंस जो होते हैं वो फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। मॉसेस और लाइकेंस भी आपको माउंटेन्स पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जितना आप ऊपर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो। अब यहाँ पर इन फॉरेस्ट में जनरली क्या देखने को मिलेगा, कश्मीरी स्टैग, जिसको आप हांगल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दाहचीगम नेशनल पार्क में। उसके बाद स्पॉटेड डियर भी देखने को मिलेगा इस जंगल में, इस वेजिटेशन में। वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लिपर्ड, ठीक है, ये सभी जो है आपको, रेड पांडा, ये भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंग्रोव्स, इनको टाइडल फॉरेस्ट के भी जाना जाता है, आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस ऑफ टाइड्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कोस्ट्स पे पाए जाते हैं जहाँ पर आपको कोस्ट टाइड्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेट इन दिस कोस्ट्स। यहाँ पर मड होता है, कीचड़ आप बोल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सिल्ट बोल सकते, छोटे छोटे सॉइल के दाने आपको बोल सकते हो। द डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। और ये किन किन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, आप बोलोगे सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप बोलोगे सर गंगा वाली रीजन आपको देखने को मिलेगा, महानदी, कावरी, कृष्णा, गोदावरी, इन जगहों पर आपको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र हैज़ द हाईएस्ट टाइडल फॉरेस्ट। जो डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरबंस डेल्टा के नाम से आप जानते हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। सुंदरी ट्री आर फाउंड इन दिस डेल्टा। किस डेल्टा में, आप बोलोगे जो आपके पास गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबंस एरिया, इसलिए इसको सुंदरबंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्री स्पीशीज है जिसको बोलते हैं सुंदरी ट्री होता है। और यहाँ पर एक टाइगर होता है जिसको बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। आपको पता है सुंदरबंस डेल्टा जो है वो बंगाल में है, तो वहाँ पर एक टाइगर भी जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। किन फॉरेस्ट में, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ये आपके एग्जाम में पूछा गया। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ रही होगी, यहाँ तक ये क्लियर होगा। उसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, देखेंगे कौन कौन सा एक्ट होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनेस्को के अंदर कौन कौन से आते हैं। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और यही पढ़ के आप जाओगे ना, जितने क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि नेशनल पार्क का लिस्ट भी है मेरे पास, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके सभी के सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।